हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई क्लास में। हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और कृषि के बारे में और कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पढ़ी थी और 2.5 घंटों की हमने क्लास ले ली थी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने कवर करी थी। ठीक है, तो मज़ा आया था, समझे? हाँ, तो फिर उसी श्रेणी में अपने आगे बढ़ते हैं और भारत का उद्योग क्षेत्र है। इस उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के उद्योग क्षेत्र हैं उसका क्या मतलब उसका क्या स्थान है, किस तरह से वो देश के डेवलपमेंट में आपके प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखते हैं। थोड़ी आराम से देखेंगे, हो सकता है घंटे ज़्यादा लगे लेकिन मटेरियल तो उतना है। लेकिन वापस एक ही चीज़ को हो सकता है रिवाइज करते करते पढ़े, याद करते करते पढ़े, तो आप मस्त 1.5 गुना की स्पीड से करके देखिएगा। ठीक है, तो भारत का उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनी आर्थिक विकास का सूचक होता है। औद्योगिक विकास है ये किसी भी आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था, इसमें आर्थिक विकास का सूचक होता है। कृषि और सेवा के क्षेत्र का विकास औद्योगिक क्षेत्र के श्रृंखला के प्रभाव के कारण इसी पर निर्भर है। चाहे कृषि है या सेवा है, इन क्षेत्रों का विकास औद्योगिक क्षेत्र के श्रृंखला प्रभाव के कारण इस पर निर्भर है। औद्योगिक विकास रोजगार सृजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मांग सर्जित करने का कार्य करता है। जो औद्योगिक डेवलपमेंट है ये आपके रोजगार सृजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मांग सर्जन करने का कार्य करता है। ओके, उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए रोजगार कृषि क्षेत्र में रोजगार की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए रोजगार कृषि क्षेत्र में रोजगार की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इन्हीं कारणों से पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का अधिक बल दिया गया है। अब जो उद्योग के क्षेत्र में हम आपके रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, ये रोजगार कृषि के क्षेत्र की तुलना में अधिक आपके स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और इन्हीं के कारणों से पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उन योजनाओं में इस क्षेत्र पर अधिक काम या इसे बल दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी करी। तो 1948 में भारत की अपनी स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई और इस नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया, जिसके प्रथम चरण में समाजवादी स्वरूप ज्यादा प्रभावी देखने को मिलता है। इसके 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। उद्योग की श्रेणियां, प्रथम पूर्ण सरकारी नियंत्रण है जिसमें 3 आपके उद्योग। दूसरी है स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार का परंतु संचालन का मिश्रित। तो प्रथम श्रेणी में पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रित, जिसमें 3 उद्योग शामिल है। दूसरा है जिसमें स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार का है परंतु संचालन विस्तृत रूप से किया जाएगा, 6 उद्योग इसके अंतर्गत हैं। और तीसरा है जिसमें सरकार के नियंत्रण और नियमन से उद्योगपतियों के द्वारा संचालित है, 18 उद्योग इसमें शामिल हैं। चतुर्थ में अन्य सभी उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं। तो चतुर्थ क्षेत्र में आपके अन्य सभी उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं। तो फर्स्ट आपके पूर्णतः सरकारी नियंत्रण, दूसरा स्थापना को उत्तरदायित्व सरकार का परंतु संचालन विस्तृत सरकार, तीसरा सरकार के नियंत्रण और नियमन से उद्योगपतियों के द्वारा संचालित 18 उद्योग, और अन्य सभी उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए खुले होंगे। ये चतुर्थ आपकी श्रेणी में रहेंगे। ये उद्योग की श्रेणियां थी। भारत में औद्योगिक विकास के चरण और औद्योगिक नीतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण शुरू होता है 1951 से लेकर 1965 के बीच में, जिसमें मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित किया जाता है। मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित करने का चरण, प्रथम चरण जो 1951 से लेकर 1965 तक चला।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र का व्यय कुल बजट का लगभग आपके 2.8% था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई, इस पर औद्योगिक क्षेत्र पर व्यय का कुल बजट का टोटली जो बजट था, उस बजट का आपके 2.8% था। और इस समय भारत का औद्योगिक ढांचा अल्प विकसित था, यानी कि बहुत कम विकसित था, क्योंकि तुरंत आजाद हुए हुए थे और पहले बहुत ही भारी क्षति प्रमुख रूप से भारत के उद्योगों को हुई थी। हालांकि इस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान दिया गया। हेरोल्ड डोमर मॉडल, फिर भी इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित किए गए। इस अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में आपके सर्वाधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि कृषि का क्षेत्र वहां पर उस समय बहुत ही विस्तृत है, जो आज तक विस्तृत से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग इसी पर डिपेंडेड हैं, तो इस कारण से इस क्षेत्र पर आपको सर्वाधिक ध्यान दिया गया, हेरोल्ड डोमर मॉडल। फिर भी इस काल में आपके सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हुए। इस काल में फिर भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित होने का मौका मिला और उद्योग आपके स्थापित भी हुए। द्वितीय आपकी जो पंचवर्षीय योजना आती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके 2.8% बजट का इसमें स्थापित किया गया था। और औद्योगिक ढांचा था अल्प विकसित था, और हालांकि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा था, फिर भी इस काल में आपके सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हुए। जब दूसरी आपकी पंचवर्षीय योजना आती है, और इस पंचवर्षीय योजना में आपके उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो कृषि से थोड़ा आगे बढ़ते हुए उद्योगों को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। और महालनोबिस मॉडल के आपके तहत इस योजना के काल में पूंजीगत व मूल उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। जो ये मॉडल था, इस मॉडल के अंतर्गत आपके इस काल में पूंजीगत और मूल उद्योग की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। और इस मॉडल का उद्देश्य ये था कि ऐसे उद्योगों की स्थापना करना था जो भविष्य में आवश्यकता के लिए भी जरूरी मशीनों को बनाने और मशीनों का उत्पादन कर सके। अतः लोहे के, इस्पात के, धातु के, भारी रसायन के आदि उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, और इन भारी उद्योगों का नियंत्रण सरकार के द्वारा किया गया। आपकी दूसरी सेकंड आपकी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, और इनमें आपके पूंजीगत और मूल उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य रखा जाता है, जिसमें ऐसे उद्योगों का स्थापना किया जाता है जिसमें जरूरी मशीनें बनाने हो, मशीनों का उत्पादन कर सके। तो आपके लोहे हैं, इस्पात हैं, भारी आपके धातु हैं, भारी आपके रसायन हैं, ये सारे उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और भारी उद्योगों का नियंत्रण कौन कर रही थी? सरकार, यानी कि गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है। द्वितीय औद्योगिक नीति आती है कब? सेकंड आपकी औद्योगिक नीति आती है 1956 को। पहली कब आती है? 1948 को। दूसरी आती है 1956 को। इस नीति के द्वितीय योजना का आधार बनाया गया। इस नीति को द्वितीय योजना का आधार बनाया गया, जिसे उद्योगों के 3 वर्गों में आपके बांटा गया। पहला है सरकार या पूर्ण स्वामित्व, यानी कि इसमें 17 उद्योग थे। दूसरा है द्वितीय, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिलाकर है। और तीसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र। तो सरकार का पूर्ण स्वामित्व है पहला चरण, दूसरे में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, और तीसरे में लाइसेंसदारी आपकी पद्धति के द्वारा नियंत्रित निजी क्षेत्र, और जिसमें सरकार का पूर्णतः स्वामित्व, जिसमें 17 उद्योग चलाए जा रहे थे और 12 उद्योग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मिलाकर चलाए जा रहे थे। ये 3 वर्ग आपके द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति को औद्योगिक समाधान की नीति, जो दूसरी आपकी आती है औद्योगिक नीति, पहली 1948 में आती है, भाई दूसरी 1956 में आती है। तो 56 वाली द्वितीय जो औद्योगिक नीति थी उसको औद्योगिक समाधान की नीति कहते हैं। औद्योगिक जो समाधान की नीति है इस नाम से जाना गया, और तथा औद्योगिक समाधान की नीति और साथ में भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है और औद्योगिक समाधान की नीति भी कहा जाता है। लाइसेंस नीति, निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस पद्धति के द्वारा सरकारी नियंत्रण में रखा गया, जिसमें कुछ प्रावधान थे। और उन प्रावधानों के बारे में बात करें तो पहला है कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। तो सरकार का लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। दूसरा है कि वर्तमान में उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जो वर्तमान में उद्योगों में उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
नए उद्योग स्थापना करने के लिए सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना होगा। तीसरा है कि पिछड़े वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापना में लाइसेंस नियमों में शिथिलता दी जाएगी। जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उसमें औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए जो उद्योगों के लिए स्थापना में कुछ लाइसेंस से संबंधित नियम है उसमें क्या है, शिथिलता दी जाएगी, यानी कि कुछ छूट देने की आपकी बात कही गई है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य। लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय जो समानता है इसको बढ़ावा देना और उत्पादित मात्रा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप रखना। तो लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रीय समानता है, इस क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना और उत्पादित मात्रा अर्थव्यवस्था में क्या आवश्यकता के अनुरूप रखना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक आई, जिसमें औद्योगिक विकास की दर 5.7% रही थी, वहीं बढ़कर सेकेंड की आपके जो 1951 से लेकर 56 तक पहली औद्योगिक नीति जिसमें आपके 5.7% रहेगी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है जो 1956 से लेकर 1961 तक चलती है और इसके आपके बढ़ाकर 7.2% औद्योगिक विकास की दर रही। तो 1951 से 56 तक 5.7% और 1956 से 61 तक आपके 7.2% की आपके क्या रही, औद्योगिक विकास की दर रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित इस्पात संयंत्रों के बारे में बात करते हैं। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और भिलाई चित्तौड़गढ़ में है। ब्रिटिशों की स्थापना करने की ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना और सोवियत रूस की सहयोग से आपके भिलाई छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित आपके संयंत्र हैं। एक दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल जो ब्रिटेन के सहयोग से, एक भिलाई चित्तौड़गढ़ जो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। तीसरा है राउरकेला आपके ओडिशा का है। राउरकेला के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला का स्थापना की गई जो ओडिशा में है। राउरकेला ओडिशा जर्मनी के उद्योग से है। लघु उद्योगों की अगर बात की जाए, लघु उद्योग के बारे में अगर बात करते हैं तो 1955 की बात करते हैं। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे आपकी सर्वे समिति या करवे समिति, क्या सही चीज होगा, तो आपके इसमें बात करें, बढ़िया टाइपिंग है, क्या है, करवे समिति है। तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग से समिति और जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना का विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रोत्साहन किया जाए। अच्छी बात है भाई। तो लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती हैं। 5 लाख रुपए का अपने अधिकतम निवेश करती हैं, उन्हें कहते थे 1950 में। इस समय 25 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। इस समय 25 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है, उसे भी हम क्या कहेंगे, लघु आपके उद्योग कहेंगे। ऐसा माना जाता था कि अब लघु उद्योग अधिक श्रम प्रदान होते हैं, अतः वे अधिक रोजगार का सर्जन करते हैं और लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा के लिए किए जाने की आवश्यकता है। तो बड़े फर्म से, उन फर्मों से रक्षा करनी होगी लघु उद्योगों की। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। फिर शुरू होता है हमारा दूसरा चरण, और ये दूसरा चरण स्टार्ट होता है आपके 1965 से लेकर 1980 तक। 1965 से लेकर 1980 तक हमारा द्वितीय चरण होता है, जिसमें मंदी एवं संरचनात्मक परिवर्तन का चरण माना जाता है। पहला चरण जो हमारा 1951 से लेकर 1965 तक चला, जो मजबूत औद्योगिक आधार के बारे में बात करता था।
जब जो आपके मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित हुआ तो हमें मंदी जैसे और संरचनात्मक परिवर्तन करने की आपकी बात आई। तो 1965 से लेकर 1980 तक मंदी और संरचनात्मक परिवर्तन का चरण चला। इस चरण में औद्योगिक समृद्धि में तेजी से आपकी तेज गिरावट आई। औद्योगिक समृद्धि हो रही थी उसमें तेजी से गिरावट आई और औद्योगिक समृद्धि की दर तीसरी योजना के प्रारंभ में 9% आपके वर्ष थी। 9% क्या थी? प्रति वर्ष थी। कब? आपके तीसरी जो योजना थी, इस तीसरी योजना के प्रारंभ में ऐसा था, जो 1965 से 1976 की अवधि में गिरकर, जो 1965 से अपने लेकर 1976 में अवधि से गिरकर मात्र 4.1% रह गई। कितना बड़ा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जो चीज तीसरी औद्योगिक नीति के प्रारंभ में 9% आपकी प्रति वर्ष थी, वो 1965 से लेकर 1976 तक आपकी अवधि में गिरकर कितनी हो गई? 4.1% हो गई। 4.1% हो गई। 4.1% हो गई। सही बात है। जो चीज़ें प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसका औद्योगिक विकास दर आपके 5.7%, दूसरी में 7.2% और तीसरी के प्रारंभ में इसमें आपके समृद्धि की दर कितनी थी? 9% थी, जो 1965 से आपके 1976 की अवधि में गिरकर 4.1% हो जाती है। ओके, तो यूज आपके बिग डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, परंतु फिर भी इस चरण में आपके निम्नलिखित औद्योगिक संरचनाओं का सुधार हुआ। फिर भी क्या होता है? कई चीज़ों की आपकी अवसंरचना में सुधार होता है, इसलिए तो हम संरचना का परिवर्तन चरण कहते हैं। उसमें क्या होता है? कृषि आधारित उद्योगों को बल मिला, जैसे कि कपास, जूट और चीनी उद्योगों के इत्यादि। तो कृषि से आधारित उद्योगों को बल दिया जाए, क्योंकि कृषि से संबंधित बहुत सा आपके देखा गया कि बहुत सारे लोग इस पर निर्भर हैं। तो कृषि के इस निर्भरता को मजबूती में बदलने के लिए आपके कृषि आधारित उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें कपास, जूट और चीनी उद्योग शामिल थे। 1972 में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जो ये कोयला क्षेत्र था, इस कोयले क्षेत्र पर 1972 में आपके राष्ट्रीयकरण किया गया। 1973 में इस्पात प्राधिकरण सेल का गठन किया गया और 1973 में आपके इस्पात प्राधिकरण सेल का गठन किया गया। इस चरण में स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र थे। तृतीय आपके पंचवर्षीय योजना थी, जो 1961 से लेकर 1966 तक चली। कौन सी? आपकी जो क्या तीसरी आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, क्योंकि पहली शुरुआत होती है 1951 से 56 तक, फिर 56 से 61 तक और अब 61 से 66 तक, और फिर चतुर्थ जो आपकी योजना होगी जो 1969 से लेकर 74 के मध्य होगी। सोवियत रूस की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा आपके बोकारो झारखंड स्थापित किया गया। ठीक है, क्या था? एक इस्पात संयंत्र था। बोकारो झारखंड सोवियत रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 टू 66 तक के बीच में आपके स्थापित किया गया। इसके साथ में जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आती है, जो आपके 1969 से लेकर 1974 तक जिसका काम आपके कालक्रम रहा, जो विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम या इसे हम विजाग कहते हैं जो आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में, इन 3 कारखानों की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाती हैं। इस योजना बनाई जाती है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम या विजाग आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु में इन 3 कारखानों की स्थापना करने की योजना बनाई जाती है। तेल शोधन, रसायन, उर्वरक और भारी आपके इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास किया गया और ग्रामीण हस्तशिल्प का विकास किया गया।
उन्हें समझ में आ रही थी कि कृषि के आधारित जो उद्योग है उनको बल मिलना अनिवार्य है और ग्रामीण हस्तशिल्प का विकास होना अनिवार्य है, ताकि चारों तरफ से ये औद्योगिक विकास आगे बढ़े। आयात प्रतिस्थापन की व्यापार नीति। आपके आयात हैं, ये आयात के प्रतिस्थापन की व्यापार नीति आती है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई गई थी, जिसे तकनीकी रूप में आयात प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में, पहले की जो 7 पंचवर्षीय योजना थी, इन प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर्मुखी व्यापार नीति अपनाई गई थी, जिसे तकनीकी रूप में आयात प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य आयात कम करते हुए घरेलू जो उत्पादन है, यानी कि आयात है, इस आयात को, आयान मतलब कि किसी बाहर के देश से, किसी बाहर से चीज़ों को मंगाना, आयातित करना और भेजना जब होता है उसे हम निर्यात कहते हैं। तो इस आयात को कम करने के लिए और घरेलू उत्पाद यानी कि देश में इनके उत्पादन को बढ़ाकर एक आपके आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था आपके निर्माण करना था, जिसके लिए सरकार के द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु 2 प्रकार की आयात संरक्षण उपाय अपनाए गए। जिसके लिए सरकार के द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से घरेलू उद्योग की रक्षा हेतु 2 प्रकार की आयात संरक्षण उपाय अपनाए गए। एक है प्रशुल्क, जिसे हम कहते हैं टैरिफ, और दूसरा है कोटा। पहला टैरिफ, जिसे हम हिंदी में प्रशुल्क कहते हैं। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर था। आने वाली चीजें जो भारत में प्रवेश कर रही थी उन पे सबसे पहले कर लगाया जाए, तभी होगा आयात कम और घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। जिससे आयातित वस्तुएं होगी महंगी हो जाती थी और उनके प्रयोग को हतोत्साहित करती थी। तो एक वैश्विक बाजार होने के कारण हम किसी भी चीज को इधर से उधर लाने में, उधर से उधर जाने में हम प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते। इससे एक वैश्विक बाजार पे चोट होती है, हमारा बाजार संकीर्ण होता है, हम अपनी चीज़ों को बेच नहीं पाते, लेकिन हम उन पर टैक्सेस लगा सकते हैं। तो आयातित यानी कि जो चीज़ें यहाँ आती थी उन पर टैक्स लगाया गया, और जब टैक्स लगाया गया तो बाहर से आने वाली चीज़ 100 रुपये की जगह अगर 50 रुपये पर टैक्स लगता तो 150 रुपये की चीज़ें हो जाती थी। तो महंगी होने के कारण लोगों हतोत्साही इसलिए होते थे कि वो महंगी चीज़ें अब जो हमारे घरेलू उत्पादित चीज़ें थी उनमें रेट भी कम देखने को मिलती है और क्वालिटी भी लगभग बराबर देखने को मिलती है। तब लोग क्या सेलेक्ट करते हैं कि कम कीमत वाली अगर बढ़िया चीज़ मिल जाए तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए यह चीज़ होनी जरूरी है कि उस चीज़ का भारत में आपके प्रमुख रूप से उत्पादन हो, तभी आपके स्वदेशी आत्मनिर्भर के संदेश को चीज़ें मिले। जैसे कि हम बात कर लें कि हम सेमीकंडक्टर हैं, तो सेमीकंडक्टर पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास उत्पादन करने की चीज़ नहीं है, अभी हम उस पे लिए लेवल पे नहीं है, तो फिर वो चीज़ें फालतू की हम महंगी करेंगे, जनता के लिए महंगी करेंगे और वो जनता पे वो टैक्स पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें कंपनी बाहर वाली है, उस पर हम कितना भी टैक्स लगा ले वो अपने प्रॉफिट को कम नहीं करके वो अपना जो भी डिक्लेरेशन आप नीचे कह सकते हैं उस पर नुकसान होता है, तो वो हानि हमसे ही पूर्ति करने की चेष्टा रखती है। तो प्रशुल्क एक तो लगाया गया, यानी कि आयातित वस्तुओं पर लगाया गया ये कर था, जिसमें आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हुई और उनके प्रयोग में हतोत्साहित करती थी। दूसरा था कोटा। व्हाट इज द कोटा? कोटा में वस्तुओं की मात्रा निर्धारित की जाती थी जिन्हें आयात किया जा सकता है। तो कोटा में वस्तुओं की मात्रा निर्धारित की जाती थी जिन्हें आयात किया जा सकता था। प्रशुल्क व कोटा लगाने से आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। तो आपके इससे क्या है, देशी फर्म्स हैं, देशी आपके उद्योग हैं, उनकी इनसे रक्षा होती है। औद्योगिक नीति बात करते हैं 1977।
1977 की औद्योगिक नीति के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 1977 की हमारी औद्योगिक नीति है। इस 1977 की औद्योगिक नीति पे हम बात करते हैं। क्या थी 1977 की औद्योगिक नीति? देखिएगा, इस नीति में पहली बार उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, लघु व कुटीर उद्योगों को परिभाषित किया गया तथा अति लघु उद्योगों की नई अवधारणा दी गई। यह 1977 की आपकी औद्योगिक नीति थी, जिसमें प्रमुख रूप से उद्योग के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, यानी कि उद्योग सब करें, जिसमें लघु हैं, कुटीर हैं, और एक और आपके डेफिनेट किया गया, एक चीज नई आपके लाई गई, नई अवधारणा थी, वो थी अति लघु उद्योग। अगली बात करते हैं तीसरा चरण। पहला चरण देखा हमने और फिर हमने देखा दूसरा चरण। पहले चरण में हमने देखा कि कैसे मजबूत औद्योगिक आधार आपके 1951 से 1965 तक स्थापित किया जाता है। दूसरा हमने क्या देखा? अपने दूसरा चरण था 1965 से 80 तक, जो मंदी एवं संरचनात्मक परिवर्तन का चरण रहा, जिसमें आपके घरेलू उद्योग के मजबूती करने का काम किया गया। तीसरा चरण के बारे में बात करते हैं, जो 1980 के बाद का चरण है। 1980 के 1980 के बाद का चरण है, औद्योगिक पुनः उत्थान का आपके काम करता है। उद्योग हैं, इन उद्योग के पुनः उत्थान, उनको उत्थान करने के लिए ये आपके प्रमुख चरण रहा। 1980 के बाद दशक मोटे रूप से औद्योगिक पुनरुत्थान का काल कहा जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना, हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना में आपके जो 1980 से लेकर 85 के बीच में आती है। ठीक है, ये थी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना अपने आती हैं और इसका कालक्रम 1980 से लेकर 1985 तक रहता है। 1980 से लेकर 85 तक इसका कालक्रम रहता है, और के समय में अपने 1980 में उदारवादी औद्योगिक नीति लाई गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें उद्योगों पर आपके स्थान पर बल दिया गया, स्थापना पर बल दिया गया, और उदारवादी औद्योगिक नीति लाई गई थी। इस योजना की अवधि का उद्देश्य विकास के माध्यम से जो है, इसका आपके इस योजना की अवधि का उद्देश्य यही था कि विकास के माध्यम से, डेवलपमेंट के आपके माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था। संतुलित क्षेत्रीय विकास करने का आपकी इसका काम था, और इस योजना में औद्योगिक विकास की वृद्धि 6.4% रही थी। तो औद्योगिक विकास की वृद्धि दर आपके 6.4% रही थी। कितनी आपके इसमें रही थी? तो यहाँ पर थोड़ा अब वापस उठने की बात उठता हुआ हमारे दिखता है वापस, क्योंकि 1976 के आते आते अवधि तक 4.1% तक हो गया था। वो चीज़ें अब औद्योगिक विकास की दर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, और इस कारण से संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था, और इस योजना में औद्योगिक विकास की वृद्धि 6.4% रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर आपके 1990 तक 1985 से 1990 तक चलती है। इसके दौरान उच्च तकनीक एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास की से इस अवधि में औद्योगिक विकास की दर 8.5% रही। हाल ही आपकी पिछली छठी पंचवर्षीय योजना तक 6.4% औद्योगिक विकास की वृद्धि रही, वहीं विकास दर थी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी अवधि में, यानी कि जो हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1985 से 90 तक चलती है, जिसमें औद्योगिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास पर इस अवधि में औद्योगिक विकास दर कितनी रही? 8.5%। औद्योगिक विकास पर नीतियों का आपके प्रभाव देखते हैं। नीतियों का क्या प्रभाव रहा? औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी का अनुपात 1950-51 में आपके 13% से बढ़कर 1990-91 तक 24.6 हो गया था, और कितना था? 1950-51 में 13% था, 13% था। 1990-91 में ये 24.6% हो जाता है। आपके इतने इसमें डिफरेंस में इनकी जीडीपी का अनुपात हम बात करते हैं। ये क्या चीज़ देख रहे हैं? हम चीज़ देख रहे हैं कि औद्योगिक विकास की ये जो नीतियाँ थी, अलग अलग समय पर 1948 से जो नीतियाँ प्रारंभ होती हैं, इन औद्योगिक विकास नीतियों का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें हम 1950-51 में देखते हैं कि 13% जीडीपी का अनुमान था आपके औद्योगिक क्षेत्र में, वो बढ़कर 1990 से फिर 91 में
24.6% हो गया था। हम बात करते हैं जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान देखते हैं तो 1950, 51 और 1990, 91 की तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो 50-51 में आपकी कृषि में 59.0% आपके जीडीपी में योगदान था, लेकिन ये योगदान 34.9% आपके हो जाता है 1990 में। ठीक है, फिर हम बात करें उद्योग की तो 13% था, वो बढ़कर 24.6% हो गया। सेवाएं की क्षेत्र थी, जो सेवा क्षेत्र है, इन सेवा क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में 28.0 1950-51 में था, वो सेवाएं आपकी 1990-91 में 40.5% हो गई। तो सेवा क्षेत्र जो 28.0% से 40.5% की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। व्यवसायिक ढांचा देखते हैं, ये था आपका कौन सा जीडीपी के क्षेत्र में योगदान। अब हम व्यवसायिक ढांचा देखते हैं तो इस अवधि में देखिएगा कृषि आपकी 70.1 1950 में थी और 1990-91 में 68.8% रहती है। वहीं आगे उद्योग क्षेत्र में 10.7 से 1990-91 में 12.7% आपकी व्यवसायिक ढांचा दिखता है। 17.2 सेवाएं देखने को मिलती हैं और यहाँ पर 20.5% यहाँ पर 90 में देखने को मिलती है। तो सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिलता है, कृषि के क्षेत्र में दोनों जगहों पर कमी देखने को मिलती है। इस अवधि में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6% आपके करीब रही। तो औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं तो 6% करीब रही। औद्योगिक क्षेत्र केवल सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित न रहकर, जो औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें सूती वस्त्र और पटसन था, यहाँ तक सीमित न रहकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आपके क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देसी उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र था, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, तो आपके देसी उद्योग का विकास हुआ यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 1991 की तरफ बढ़ते हैं। 1991 में आपके जो आर्थिक सुधार हुए उद्योगों के रिलेटेड, उनके बारे में देखते हैं। 1980 के दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे बीच में पहले बहुत तगड़ा डेवलपमेंट किया, फिर वापस बीच में आपके घुटने पर आ गए, टिका दिए घुटने, फिर थोड़ी ढंगी होती गई। तो जब भी ढंगी दिखती है तो इतने भी आपकी प्रमुख रूप से डेवलप्ड होती नहीं दिखती है। तो ये चिंता, आर्थिक चिंता थी, वो देखने लायक थी। और लगभग आपके 4% तक यहाँ पर आर्थिक विकास औद्योगिक क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा था उस समय। और 85 और 90 में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 8.5% तक थी। तो कुल मिला के देख रहे थे आपके बीच में जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ डाउन होकर वापस उसी आपके ग्रोथ तक पहुंच रहे थे। तो देखिएगा सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति से इतना अधिक हो गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके व्यय किया जाता है राजस्व प्राप्ति से इतना अधिक हो गया था कि ऋण के द्वारा भी उसे पूरा नहीं किया जा सका। आवश्यक जो वस्तुएं थी, कीमतें बढ़ने लगी तो आयात में वृद्धि इतनी अधिक हो गई कि निर्यात समृद्धि से कोई संतुलन नहीं बन पा रहा था। इतना ज़्यादा आयात हो रहा था कि जो निर्यात हमारे द्वारा किया जा रहा था उसका कोई भी बैलेंस नहीं किया जा रहा था। वो इतना बड़ा पहाड़ था कि जैसे जैसे हम पहाड़ को खोदते पहाड़ और बड़ा होता जा रहा था। विदेशी मुद्रा के आरक्षित भंडार इतने कम हो गए कि 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया जा सकता था। जो विदेशी मुद्रा थी इसका आरक्षित हमारा जो भंडार था इतना कम हो गया था कि 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। कोई भी देश या निवेश भारत के निवेश नहीं करना चाहता था। कोई भी देश था ये निवेश भारत में बिल्कुल भी निवेश करना नहीं चाह रहा था। ऐसी परिस्थितियों में भारत ने विश्व बैंक और IMF का दरवाजा खटखटाया तथा उनसे $7 बिलियन का ऋण लिया, लेकिन इन संस्थाओं ने भारत पर कुछ शर्तें लगा दी। सरकार ने LPG
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाते हुए निजी क्षेत्र में लगे प्रतिबंध हटाए तथा सरकारी हस्तक्षेप को कम कर अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए। जो ये नीतियां थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस नीति को अपनाते हुए कुछ शर्तें लगाई और में निजी क्षेत्र में लगे प्रतिबंध थे वो हटाए गए। सरकारी हस्तक्षेप को कम कर आपके अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार के लगे प्रतिबंध हटाए गए थे। भारत ने IMF की शर्तें मानते हुए 24 अगस्त 1961 को नई औद्योगिक नीति का घोषित की गई और साथ में आपके इस नई आर्थिक नीति 1991, नई औद्योगिक नीति आती है आपके 1991 में, 24 अगस्त 1991। इस नई आर्थिक नीति में 1991 में व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। 1991 की आर्थिक सुधार के बारे में देखते हैं। स्थायित्वकारी उपाय जो अल्पकालीन थे, एक थी संरचनात्मक सुधार जो दीर्घकालीन थे। उद्देश्य कीमतों पर अंकुश लगाना, भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर करना और पर्याप्त विदेशी भंडार बनाए रखना। तो 1991 में जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, उसे आर्थिक सुधार को करने के लिए स्थायित्वकारी उपाय अपनाए गए जो अल्पकालीन थे, जिसमें कीमतों पर अंकुश लगाया गया और भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर किया गया और पर्याप्त विदेशी भंडार बनाए रखे गए। अर्थव्यवस्था में कुशलता को सुधारना तथा लचीलेपन लाते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, यह आपके दीर्घकालीन संरचना सुधार देखने को मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और तथा लचीलापन लाते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। संरचनात्मक सुधार के लिए 3 आपके मुख्य भाग थे। ये जो संरचनात्मक सुधार है, इसके आपके प्रमुख 3 भाग आपके देखने को मिलते हैं। ये 3 भाग आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आपके प्रमुख 3 घटक थे। उदारीकरण के बारे में हम बात करते हैं तो उदारीकरण से आशय है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न भाग थे, इन भागों के विनियमन में उदारता की नीति को अपनाना, अर्थात आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कठोर कानूनों का सरलीकरण करना, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त करना। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक आर्थिक नीतियों की ओर झुकाव की उदारीकरण है। देखिए, उदारीकरण क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न भाग होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों के विनियमन में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न आपके भागों में विनियमन में उदारता की नीति अपनाना, अर्थात हम कहे आर्थिक गतिविधियों के नियम के लिए बनाए गए जो कठोर कानून हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके नियमन के लिए जो बनाए गए कठोर कानून हैं, उनका सरलीकरण करना, औद्योगिक जो लाइसेंस और पंजीकरण के हैं उनको समाप्त करना, ये लाइसेंसीकरण और पंजीकरण है, इसको समाप्त करना, यही उदारीकरण है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक आर्थिक नीति को की ओर झुकाव ही उदारीकरण है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक आर्थिक नीतियों का झुकाव क्या है? उदारीकरण है। उदारीकरण के उपाय देखें तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनकरण। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न नियमों के द्वारा नियमीकृत किया गया था। लाइसेंस व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग और कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनकरण किया गया और भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न नियमों के द्वारा क्या किया गया? नियमीकृत किया गया। इसके अंतर्गत 1991 के बाद, आपके 91 के बाद उदारीकरण के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंसों से मुक्त कर दिया गया। समय के साथ इनकी संख्या भी कम होती गई। वर्तमान में केवल 5 उद्योग है, जिसमें शराब है, सिगरेट है, खतरनाक रसायन है, सुरक्षा सामान है और औद्योगिक जो विस्फोटक हैं, इनके लिए लाइसेंस के अनिवार्य हैं। बाकी NCERT में अनिवार्य लाइसेंस, NCERT में अनिवार्य लाइसेंस वाले औद्योगिक संख्या कितनी है? 6 दे के रखी है। तो 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंसिंग के लिए मुक्त कर दिया गया था और समय के साथ धीरे धीरे संख्या कम होती गई और वर्तमान में केवल 5 आपके उद्योग हैं, जिसमें शराब हो गया, सिगरेट हो गया, खतरनाक रसायन हो गया, सुरक्षा सामान और औद्योगिक जो विस्फोटक सामान है,
इनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बाकी एनसीईआरटी के अनुसार ये क्षेत्र 6 हैं। तो 19वीं 91 के बाद उदारीकरण के तहत हमने देखे। दूसरा हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की नीति। सार्वजनिक क्षेत्र में 17 जो उद्योग हैं, इन 17 उद्योगों की जगह केवल और केवल 8 उद्योग थे। इन 8 उद्योगों को ही रखा गया। वर्तमान में केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे संबंधी गतिविधियां ही सार्वजनिक नियंत्रण में है। हालांकि रेल संबंधी कुछ कार्यों की अब निजी के क्षेत्र में खोल दिए गए हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योगों की जगह केवल 8 उद्योगों को रखा गया और वर्तमान में केवल 2 ही क्षेत्र बच गए हैं, जिसके अंतर्गत एक हो गया परमाणु ऊर्जा, एक हो गया रेलवे ऊर्जा। और ये भी धीरे धीरे देखे तो जो आपकी रेलवे संबंधी चीज़ें हैं ये आपके जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं जो उदारीकरण में हम लाइसेंस की व्यवस्था में चोट खाते देख रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग थे वो भी धीरे धीरे शिथिलता देखने को मिलती है। 17 से पहले 8 पहुंचा, 8 से अब 2 पहुंच गया और वो पहले 18 थे और फिर 5 पहुंच गए और वर्तमान में एनसीईआरटी 6 भी बताती हैं। आपके फिर तीसरे पे हम बात करें तो विदेशी तकनीकी को समझाते हैं। तो कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। लघु उद्योग की अनेक वस्तुओं को अनारक्षित क्षेत्र में आपके श्रेणी में कर दिया गया। विदेशी तकनीकी समझौते निजी क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के विदेशी तकनीकों को समझने के लिए स्वचालित अनुमति प्रदान की गई थी। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जिसकी जगह अब भविष्य में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आपके लागू किया गया। एकाधिकार और जो बंधात्मक व्यापार प्रथा थी MRTP, यह अधिनियम को आपके समाप्त किया गया और इसकी जगह पर भविष्य में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। दूसरा कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार। दूसरा क्या अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो यहाँ पर उदारीकरण के उपाय हम देख रहे हैं। पहले उदारीकरण की परिभाषा समझी, क्या उदारीकरण है। फिर उदारीकरण में हमने पहली चीज देखी कि औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनकरण किया गया किस प्रकार से आपके धीरे धीरे। दूसरा हम देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में आपके सुधार देखते हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार देखते हैं। बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम जो कमेटी है इसका गठन किया गया। तो बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम कमेटी का गठन किया गया। आरबीआई की भूमिका नियामक व नियंत्रण की जगह सहायतक की गई थी। तो आरबीआई है वो अब नियामक और नियंत्रक नहीं होगा, इसकी जगह सहायक हेल्पिंग के रूप में काम करेगा और वित्तीय क्षेत्रों को आरबीआई की सलाह लिए बिना अनेक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया गया। वित्तीय जो क्षेत्र हैं इन वित्तीय क्षेत्रों में आपके प्रमुख रूप से आरबीआई की सलाह लिए बिना अनेक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया गया और बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हा कमेटी का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कि विदेशी जो निजी बैंक है, विदेशी निजी बैंक भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्थापित करने के अवसर दिए। विदेशी निजी बैंक भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्थापित करने के अवसर दिए गए। विदेशी जो निजी बैंक थे ये उन विदेशी निजी बैंक में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्थापित करने के अवसर मिले उन्हें। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। अगर कोई बैंक है उनकी पूंजी है तो बैंकों की पूंजी में विदेशी अगर भागीदारी है इस भागीदारी की सीमा कितनी 74% कर दी गई। FII यानी कि विदेशी निवेश संस्था, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिली। ये सारे चीज़ों को आपके भारतीय बाजार था इसमें निवेश की अनुमति मिलती है। हालांकि खातादार की व राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रक शक्तियाँ अभी भी आरबीआई के पास हैं। खातादार की व राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रक शक्तियाँ अभी भी क्या हैं, आरबीआई के पास हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में ये कुछ सुधार किए गए जो हमने देखा। नरसिम्हा कमेटी आई और आरबीआई की नियामक और नियंत्रक की जगह एक सहायतक की भूमिका रखी गई। वित्तीय क्षेत्रों में आरबीआई की सलाह के बिना भी आपके अनेक निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। विदेशी निजी बैंक और भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्थापित करने के अवसर मिले। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% की गई। FII विदेशी निवेश संस्थान, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिली। हालांकि खातादार की व राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रण शक्तियाँ अभी भी आरबीआई के पास हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधार में उदारीकरण का हमारा पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो आपके देखने को मिलता है कर व्यवस्था में सुधार, राजकोषीय सुधार देखने को मिलते हैं। कर सुधार हेतु आपकी चेलिया समिति आती है। कौन सी? चेलिया समिति कर के लिए, और बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी आती है। तो चेलिया समिति किसके लिए आती है? कर व्यवस्था के सुधार हेतु। कराधान और सार्वजनिक व्यापार कराधान एवं सार्वजनिक व्यय की नीतियों की राजकोषीय नीतियां कहा जाता है। करों की उच्च दर वंचना को जन्म देती है। जो उच्च दर होती है वो पर वंचना को जन्म देती है, जिसमें कर प्राप्ति में कमी आती है तथा राजस्व प्राप्ति पर्याप्त नहीं हो पाता। कर की दरों में कम किया जाकर कर संग्रहण के आधार को बढ़ाया जा सकता है, जिसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। उदारीकरण के तहत प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत आय कर व निगम कर की दरों को कम किया गया तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार किया गया। इन नियमों का पालन सही हो सके, इसके लिए इन नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। नियमों का आपके पालन सही हो और इसके लिए अपने नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण किया गया। वर्ष 1956 में संविधान संशोधन के द्वारा एक राष्ट्र एक टैक्स आपके एक बाजार निर्माण हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने के अधिकार दिए गए, जिसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वर्ष 2026 था, उसमें संविधान संशोधन के द्वारा एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार के निर्माण हेतु केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वस्तु एवं सेवा कर GST आपके लागू करने का अधिकार दिया गया, जिसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया। तो संविधान में संशोधन हुआ 2016 में, जिसमें एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार निर्माण हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने का अधिकार दिया गया और संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया। विदेशी विनिमय के सुधार 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिसमें विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। विनिमय बाजार के रूप में रुपये के मूल्य निर्धारण के सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। चौथी चीज, विदेशी विनिमय के सुधार किया गया। 1991 में भुगतान के संतुलन की समस्या को आपके तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिसके विदेशी मुद्रा के आगमन की में वृद्धि हुई और विनिमय बाजार में रुपये के लिए मूल्य निर्धारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। भुगतान संतुलन व विनिमय दर सुधार हेतु आपके रंग राजन समिति की स्थापना की गई। भुगतान के संतुलन और विनिमय पर आधारित थी। 5वीं की व्यापार और निवेश नीति सुधार। आयात प्रतिस्थापन नीति की जगह निर्यात प्रोत्साहन नीति अपनाई गई। शुल्क व कोटा को समाप्त किया गया और आपकी विदेश नीति को प्रोत्साहित करने के लिए लचीली विदेश व्यापार नीतियों को बनाई गई। प्रथम विदेशी व्यापार नीति आपके एक्जिम पॉलिसी थी, जो 1992 से लेकर 97 तक चली। ठीक है। तो इस कक्षा में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा ना हो, आराम से पढ़ेंगे। और ये 2 चीज़ें थी, ये राष्ट्रवादी एक बार फिर से रिवीजन करके फिर आगे हम आपके निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इस कक्षा में इतना ही महज। अगली कक्षा में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।